वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज से हम लोग जूनियर की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के जो पहला टॉपिक है हमारा इतिहास जानने के स्रोत, उसके कुछ प्रश्नों का यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत नहीं है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए किन किन स्रोतों से हम इतिहास को जानते हैं। इससे हमारा एक रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर का। ठीक है, तो साहित्यिक साक्ष्य पहला ऑप्शन, उसके बाद विदेशी यात्रियों के साक्ष्य, प्राचीन पर्वत और नदियां जो हैं उनसे, या फिर पुरातात्विक अभिलेख। तो इसमें क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे कि कौन सा जो है स्रोत नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं है आपसे पूछा जाएगा तो इसमें जो ये प्राचीन पर्वत और नदियां हैं इनसे जो है हमें कोई जो है मतलब कि ये कोई स्रोत नहीं है जिससे हम प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो यही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है ना, क्यों गलत है? क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। ठीक, तो इस नहीं वाले क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखा कीजिए। हम लोग साहित्यिक साक्ष्यों से, विदेशी यात्रियों के साक्ष्यों से और पुरातात्विक अभिलेखों से प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया प्राचीन पर्वत और नदियाँ। ठीक, इसके बाद आपका अगला जो है क्वेश्चन है वो है प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का विषय क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो अध्ययन होता है वहाँ पे क्या होता है कि प्रागैतिहासिक काल में लोगों को पढ़ने लिखने की जो है या फिर जो है किसी चीज़ को उनका लिखित चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है ना, तो ये जो है आपका निरक्षर समाजों का इतिहास कहा जाता है। ये भी आपका गलत आंसर होगा। साक्षर समाज का इतिहास, सभ्य समाज का इतिहास भी गलत होगा और नगरी समाज का भी इतिहास गलत होगा। तो जो प्रागैतिहासिक काल था, जब आपके कोई भी लिखित जो है चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, कोई लिपि नहीं उपलब्ध थी, वो आपका निरक्षर समाजों का इतिहास आपके प्रागैतिहासिक काल के अंदर आएगा। ठीक है, अब आपका अगला है कि पठन योग्य जो लिखित साक्ष्य है इनके जो मिलते हैं तो उसके कालखंड को क्या नाम दिया गया, यानी कि जिस जो है कालखंड में पढ़ने योग्य जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल में आपने देखा कि वहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते थे। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि वहाँ पे लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको लिपियाँ मिलती हैं लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते हो। तो जो ऐतिहासिक काल है ये आपका पठन योग्य लिखित साक्ष्य आपको यहाँ से मिलते हैं ऐतिहासिक काल से। तो ठीक है ना, तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा लिखित साक्ष्य जो पठन योग्य है वो किस कालखंड में मिलते हैं, तो वो आपके ऐतिहासिक काल में। तो इसका ऑप्शन आंसर हो गया आपका ऐतिहासिक काल। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि किस ऐतिहासिक काल का साक्ष्य लिपि के रूप में मिलता है। तो लिपि के रूप में ये मिलता तो है लेकिन इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो जो है अभी आपको बताया गया कि प्रागैतिहासिक काल में कुछ भी नहीं मिल रहा है लिखा हुआ। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखी हुई लिपियां तो मिल रही लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन आपका यही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ऐतिहासिक काल में जो भी चीज़ें मिली हैं उसको पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है ना, तो लिपि के रूप में आपकी आद्य ऐतिहासिक काल में चीज़ें मिलती हैं। अब आपका अगला है, और आप ये भी जान लीजिए जैसे आद्य ऐतिहासिक काल का अगर आपसे उदाहरण पूछा जाएगा तो वो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है उसको आप आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की ऐतिहासिक काल की गणना कब से मानी जाती है। तो ऐतिहासिक काल की गणना हम कब से मानेंगे? हड़प्पा काल से, या फिर जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, या फिर अरबों के आक्रमण के समय से। तो ये आपका ऐतिहासिक काल के बारे में पूछा जा रहा है जब आपको लिखित साक्ष्य भी मिले हों और उनको पढ़ा भी गया हो। तो ये आपका स्टार्ट कब से होता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे कि ऐतिहासिक काल की जो है स्टार्टिंग जो है इसकी गणना कब से हम मानते हैं, तो ये आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। अब आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 6 जो है हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले आप बताएंगे किसके द्वारा किया गया था? इरेटोस्थनीज, या फिर हेरोडोट्स, या फिर मार्को पोलो। तो आप जानते हैं कि इरेटोस्थनीज किससे संबंधित है? तो ये जो है आपके भूगोल से संबंधित है। ठीक है ना, भूगोल से संबंधित है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। मार्को पोलो जो है आपका एक यात्री था वेनिस का, और ये आपके जो हेरोडोट्स है ना, यही जो है आपके इतिहास जो है हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था, और इनको जो है इतिहास का जनक भी कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी आप जरूर याद रखना कि इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोट्स, और उनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो वो है हिस्टोरिका। अब आपका अगला है हिंदू ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति उदासीन है, ये एक कथन है। तो ये कथन जो है किस इतिहासकार ने कहा था? तो ये जो है हिंदू ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति उदासीन है, ये किसने कहा था? अल्बरूनी, मेगास्थनीज, वेनसांग, या फिर इत्सिंग। तो आप लोग अपना आंसर जो है आप सोच लिया कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है ना, तो आप लोग इससे मिला सकते हैं।
तो ये इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा अल बरूनी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हिंदू ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति जो उदासीन थे, इसका आंसर हो गया आपका अल बरूनी, ठीक है। तो अब आपका इसका देखिए, तो अल बरूनी जो है ये किसके साथ में भारत आया था, तो आपको याद होना चाहिए कि महमूद गजनवी के साथ में अल बरूनी भारत आया था। और इसकी पुस्तक का क्या नाम है, तो पुस्तक का नाम इसके है तहकीक ए हिंद, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। अब आपका अगला जो है ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता है, मुझे पता है। राज तरंगिणी की रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और इस क्वेश्चन का जो है आंसर भी सबको पता होता है। तो ये इसका आंसर होगा आपका कल्हड़, ठीक है ना। अगर आपको पता हो कि भवभूति ने क्या लिखी थी, राजशेखर ने क्या लिखी थी और कालिदास, तो इनकी एक एक रचनाएं आप लोग का जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि इनकी रचनाएं भी इंपॉर्टेंट हैं आपके हिस्ट्री में, ठीक है ना, आपके इस सिलेबस में। तो ये आपका जो है राज तरंगिणी के रचयिता जो है कल्हड़ थे, और ये इसमें जो है कश्मीर के 12वीं शताब्दी का इतिहास लिखा गया है, ठीक है, राज तरंगिणी में। अगला जो है आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत नहीं है। तो पुरातात्विक स्रोत जो है कौन कौन से नहीं है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे ध्यान देना कि नहीं है पूछा गया है। तो उत्खनन या खुदाई से प्राप्त सामग्री, आप जानते हैं कि जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री होती है वो सभी पुरातात्विक स्रोत होते हैं। अभिलेख और स्मारक भी आपके पुरातात्विक स्रोतों में ही आते हैं। और जो मुद्राएं होती हैं ये भी आपके जो है खुदाई में ही प्राप्त होती हैं, तो ये भी आपकी जो है पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। तो लेकिन ये जो वेद है ना, ये साहित्यिक स्रोत में आते हैं। तो वेद जो है आपके सही आंसर हो गया। तो वेद जो हैं ये आपके साहित्यिक स्रोत में आते हैं, ठीक, और बाकी जो है आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। तो ये वेद जो है आपका साहित्यिक स्रोत हो गया। अब आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक का जो रुमिनदेई अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको पता होगा कि अशोक का रुमिनदेई अभिलेख, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये आपके लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो अशोक का रुमिनदेई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, लुम्बिनी नेपाल से। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से देखिए, कोई बहुत ज़्यादा जो है जल्दी नहीं है। प्राचीन काल के सिक्कों से उस समय की आर्थिक स्थिति का पता इतिहासकार कैसे लगाते हैं। तो अगर हमें जो है प्राचीन काल की आर्थिक स्थिति का पता लगाना होगा उनके सिक्कों को देखकर, तो हमें उनमें क्या देखना होगा। हम सिक्कों की बनावट देख के जो है ये बताएंगे कि उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, या फिर सिक्कों पर राजा का नाम देख के हम बताएंगे कि उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, या फिर सिक्कों पर उत्कीर्ण समय यानी कि किस समय के ये सिक्के हैं उससे हम उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाएंगे, या फिर सिक्कों में कौन सी धातु प्रयुक्त की गई है इससे हम उस समय की आर्थिक स्थिति का पता लगाएंगे। तो आपको पता है कि जो है जितना जिसकी आर्थिक स्थिति जितनी मजबूत होगी वो उतने ही जो है महंगे सिक्कों को जो है बनाएगा। तो ये आपका सिक्कों में जो प्रयुक्त धातु है, अगर सोने की धातु प्रयुक्त हुई है तो हम जानेंगे कि उस समय की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है ना। तांबे के सिक्के होंगे तो आर्थिक स्थिति कम अच्छी थी, ठीक। तो ये आर्थिक स्थिति को देखने के लिए हम सिक्कों में प्रयुक्त धातु से जो है ये उस समय की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से किस जगह पर प्राचीन शैल चित्रकला मिलती है। तो प्राचीन शैल चित्रकला कहाँ पे मिलती है, कर्नाटक या तमिलनाडु में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में, या फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। तो ये आप जो है आप जानते हैं कि भीमबेटका जो है आपकी प्रसिद्ध शैल चित्रकला है। तो भीमबेटका के अलावा जो है उत्तर प्रदेश में जो है क्या होता है कि विंध्य क्षेत्र में लेखहिया शिलाश्रय जो है वहाँ पे भी जो है प्राचीन शैल चित्रकला मिलती है। तो अब जो सबसे प्राचीन है वो आपकी मध्य प्रदेश की भीमबेटका है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का जो विंध्य क्षेत्र है यहाँ पे भी आपके प्राचीन शैल चित्रकला पाई जाती है, ठीक है ना। तो अब आपका अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला आपका है कि इतिहास की तिथियों में प्रयुक्त BCE से क्या तात्पर्य है। तो BCE आप जानते हैं क्या होता है। BCE होता है आपका बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर सीजर एरा, या फिर बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा। तो आपका जानते हैं कि ये होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, बिफोर कॉमन एरा इसका सही आंसर है। इसके अलावा देखिए इसमें जो है इसको क्या क्या बोला जाता है। तो जो बिफोर कॉमन एरा तो इसको बोला जाता है BCE को, लेकिन अगर आपका एक AD और एक BC भी होता है, तो AD आपका होता है एनो डोमिनी, और BC क्या होता है, BC को बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्राइस्ट के जन्म के पहले की बात, तो वो BC में आएगा। AD से एनो डोमिनी, BCE से बिफोर कॉमन एरा आप याद रखेंगे, ठीक। अब आपका अगला आ जाता है
विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत है। और इसकी रचयिता कौन है, यानी कि इसकी जो है लेखक कौन है या फिर इसकी रचना किसने की थी? तो आप जानते हैं कि वेद व्यास ने की थी। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि महाभारत की रचना किसने की है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसको जो है सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है? तो सतसहस्त्र संहिता किसको कहा जाता है? महाभारत को। क्यों? क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। ठीक है ना? तो महाभारत को ही जो है सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसके लेखक कौन है? तो वो हैं आपके वेद व्यास ने इसकी रचना की है। अब आपका एक है राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार आपके नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन पहले ये कहाँ पे स्थित था? पहले आपका कोलकाता में स्थित था, लेकिन जब बाद में राजधानी बदली गई तो ये जो है आके नई दिल्ली में स्थापित किया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन होगा नई दिल्ली। ठीक है। अब आपका अगला देखिए, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन का लेखा जोखा है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया है। ठीक है ना? तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे फिर से रिपीट कर दिया जाए। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, ये किसने कहा है? ये कथन आपके राधाकृष्णन का है, रेपसन का है, प्रोफेसर घाटे का या फिर जॉन्स का? तो ये आपके प्रोफेसर घाटे ने बोला है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। किसने कहा है? प्रोफेसर घाटे ने। ठीक है। अब आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है ना? अलेक्जेंडर कनिंघम। जेम्स प्रिंसेप का नाम जो है किससे संबंधित है? अगर आपको पता हो उस राजा का नाम ए से है, अगर आपको पता हो तो उसको जो है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना? तो किसके शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल आप याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम के संबंधित ये वाला भी जो है आप जरूर याद रखेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कहा जाता था। ठीक है ना? अभी एक क्वेश्चन आपका आगे भी आएगा, भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता, वो दूसरा आंसर है। ठीक है ना? लेकिन आप जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अगर पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम। ठीक है ना? तो अब आपका अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है कब हुई थी, किस वायसराय के शासनकाल में? तो ये हुई थी आपके कैनिंग, कर्जन, हार्डिंग या फिर डफरिन। बताइए इसका आंसर, आप लोग सोच लिए होंगे। ठीक है ना? तो इसका जो है ऑप्शन सही ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन के समय में। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में। और भारतीय पुरातत्व का जो है जन्मदाता अगर पूछा जाएगा या फिर उसका जनक पूछा जाएगा तो वो आपका कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है ना? तो भारतीय पुरातत्व का जो है जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम और पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी 1905 में। अब देखिए ये एक अलग क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसमें देखिए भारतीय प्रागैतिहास का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो भारतीय प्रागैतिहास का जनक किसको कहा जाता है? तो वो बोला जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्रूस फूट को जो है भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पुरातत्व का जो है जनक पूछा जाएगा, पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का जनक, तो वो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे। ठीक है ना? तो ये दोनों आंसर आप याद रखना है, अंतर आप याद रखना। ठीक है ना? इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रकला के बारे में अभी एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश का विंध्य क्षेत्र और मध्य प्रदेश का भीमबेटका वाला क्षेत्र था, वो आपको याद रखना था। ठीक है ना? तो इसका जो प्रागैतिहासिक जो शैल चित्रकला है ये आपके भीमबेटका की जो है चित्रकलाएं हैं। ठीक है ना? और आपको इम्पोर्टेंट एक दो पॉइंट जो याद रखने हैं कि भीमबेटका कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और आपको जिला भी याद रखना है। ठीक है ना? क्योंकि एक दो एग्जाम्स में जिले भी पूछे जा चुके हैं। तो भीमबेटका जो है रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो है प्रैक्टिस सीरीज आपको पसंद आई होगी। ये आपके पहले टॉपिक का प्रैक्टिस सीरीज था। अगर आपको अच्छा लगा हो और आगे भी ये चीज़ें चाहिए तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना? और अगर कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो आप उसको भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा।